हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लक्ष्य वर्धिका सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारी लक्ष्य वर्धिका सीरीज की 15th क्लास है। सबसे पहले हमने जो 14th क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो करेंगे, उसके बाद अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 14 का होमवर्क क्वेश्चन था। इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्लास 14 का, जो हमने होमवर्क में दिया था। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में 20 पत्थर डुबोए जाते हैं। यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है तो टंकी के जल स्तर का उठान कितना होगा। अब यहाँ पे देखो हमने ऊंचाई हमसे पूछ ली टंकी की, तो देखो लंबाई कितनी 20 मीटर, 20 गुणा 10 गुणा ऊंचाई बराबर है कितने 20 पत्थर डुबोए गए। 20 पत्थर हमने डुबोए हैं। एक पत्थर कितना औसत विस्थापन कर रहा है 4 मीटर का, तो गुणा 4। तो अब यहाँ पे देखो 20 से हमारा 20 कट गया। अच हमारी क्या आ गई 4/10। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो सारे सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखाना भूल गए, यहाँ पे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर में ये तो आ गया हमारा, मीटर में आंसर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणा 100। 0 से हमारा 0 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में? हमारे सेकंड ऑप्शन में है। चलिए आज हमारी लक्ष्य वर्धिका सीरीज की 15वीं क्लास है। आज की क्लास में हम 16 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ मैथ्स के पे क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे हमारे, 15 मार्क्स के होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे मेथड से करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारा 2D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी धातु के तार को मोड़कर 324 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया। यहाँ पे क्या है, कोई एक तार है, मान लो एक लंबा तार है, इस तार से हमने एक वर्ग बना दिया, हमने यहाँ पे एक वर्ग, और इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 324 मीटर स्क्वायर। तो हम सबको पता है कि मान लो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 324 दे रखी है, और 324 हमारा किसका स्क्वायर होता है, हमारा 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 18। तो जब तार की लंबाई निकालेंगे तो तार की लंबाई फिर क्या आ जाएगी, तार की लंबाई। ठीक है, तो तार की लंबाई 4a है ना, इसका जो परिमाप होगा वो, और a हमारे पास आ गया कितना 18। a हमारे पास आ गया 18, तो तार की लंबाई कितनी आ जाएगी 4 गुणा 18, कितना हो जाएगा हमारा 36 दूनी 72, 4 8 32 3। ठीक है, तो 72 सेंटीमीटर का हमारे पास है तार। ठीक है, 72 मीटर का। अब हमने क्या निकालना है कि जो ये तार है इसको एक वर्त की, अर्धवर्त की फॉर्म में बदल दिया। अगर वर्त की बदलते हैं तो हमें वर्त का पता है कि परिधि क्या होता है वर्त की, लेकिन हमने क्या निकालना है यहाँ पे अर्धवर्त में बदला है इसको, एक अर्धवर्त का आकार इसको दे दिया। तो अर्धवर्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर प्लस, ये जो आर है ये डबल है हमारे पास है ना, जब हम पूरा वर्त बनाते हैं तो ये वाली भुजा नहीं आती वहां पे, ये वाला पूरा आकार बनता है, ये वाला पूरा बनता है, तो हमारी परिधि क्या होती है 2 पाई आर। लेकिन जब अर्धवर्त दे रखा हो तो अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, देखो ये वाला हिस्सा तो आधा हो जाता है, तो वर्त का पहले देखो, वर्त की परिधि हमारी क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। और अब जब हमने अर्धवर्त की निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटा 2। ये तो होगी हमारी अर्धवर्त की परिधि। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली यहाँ पे बंद है, ये पूरा वर्त देखो इसमें दे भी रखा, बंद आकृति का अर्धवर्त है, तो बंद आकृति का जब अर्धवर्त है तो ये वाली उसमें ये वाली लंबाई भी ऐड होएगी, तो ये वाली लंबाई कितनी है 2r। ठीक है, 2r हमारा ये है, जब ये वाली r है तो पूरी क्या हो जाएगी 2r। हमारा व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो ये क्या हो जाएगी लंबाई 2r। ये हमारी लंबाई में कितनी है 72 मीटर है ना, तो बराबर है 72 मीटर।
रख लेंगे, 2 से हमारा यहाँ पे 2 कट गया, ठीक है। r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 2। और देखो r कॉमन, सॉरी r हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, r ही निकालना है ना, त्रिज्या निकालनी है हमने। अब देखो यहाँ से हम अपने r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। और पेपर में चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमें पाई की वैल्यू दी हुई मिलती है, चाहे 22/7 दें चाहे 3.14 दें, ठीक है। तो जो हमें वैल्यू दे रखी है वही हमें पुटअप करनी होती है। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या रख लेंगे, अगर नहीं दे रखा कुछ भी तो हम 22/7 ही पुटअप करेंगे, ठीक है। प्लस 2 बराबर है 72। आर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बटा 7, 22 प्लस 14 बराबर है 72, है ना। और ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर बराबर है ये 36/7 सॉरी गुणा बराबर है 72। 36 से कितने पे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14, और r की ही वैल्यू हमने निकालनी थी। तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू क्या आ गई 14 मीटर। कौन से ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिससे 2042 और 233 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 18 और 13 प्राप्त होते हैं। जहाँ पे हमें बड़ी से बड़ी दी गया, हमें अंडरस्टूड है कि वहाँ पे हमने HCF निकालना है, लेकिन इसके एडिशनल में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जहाँ पे हमें क्रम वाइज शेषफल दे रखे हों, जैसे यहाँ पे देखो 18 और 13, अगर हमने HCF निकालना है तो हम ये वाला ऑपरेशन पहले ही कर देंगे, ठीक है। हम पहले ही जो भी संख्या हमें दे रखी है उनमें से पहले ही घटा देंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2042 दे रखा है, और जब भी एलसीएम में होता है कि हमने इतना शेषफल बचाना है, इतना हमारा शेषफल बचेगा, या इतना क्रम अनुसार शेषफल बच रहा है, तो वो वाला ऑपरेशन हमेशा हम लास्ट में करते हैं। हमने पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, HCF निकालना है। तो HCF निकालना हो तो जो हमारा शेषफल पहले बच रहा हो तो उसको पहले ही अपनी संख्या में से घटा देंगे, उसके बाद हम अपना HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2042 में से हम पहले ही 18 घटा देंगे तो क्या बच गया 2024, और 233 में से अपना 13 घटा देंगे तो क्या बच गया 220। अब क्या है, अब तो हमने दोनों का HCF निकालना है। तो HCF हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, गुणनखंड माध्यम से भी और भाग विधि से भी। तो भाग विधि से देख लो पहले चाहे तो 2024 किससे 220 पे, कितने पे चला जाएगा हमारा 9 पे चला जाएगा, 0 9 दूनी 18 1 9 दूनी 18 1 19, कितना बच गया 44 बच गया। तो 220 44 से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा कितने पे 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जहाँ से जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला गया वही हमारा HCF है। तो यहाँ से हमारा HCF क्या आ गया 44। कौन से ऑप्शन में, हमारे फर्स्ट ही ऑप्शन में है। चाहे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2024 2 से जाएगा कितने पे 1012 पे, 2 से चला जाएगा 506 पे, फिर से 2 पे चला जाएगा, है ना, 2 से 5 और 3 253, फिर से 11 पे जाएगा, 11 दूनी 22 11 तिया 33, और ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर 230 के सेम ऐसे ही टुकड़े करेंगे, 2 से चला जाएगा 220 के 110 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 11 से चला जाएगा, 11 से चला गया 10 पे, 2 से चला गया 5 पे, और ज़्यादा भाग नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 2 11 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 2 11 और 2 कॉमन है, ठीक है। तो इससे भी हमारा HCF कितना आ जाएगा 44। दोनों तरीके से जो आपको सूटेबल लगे, जिस तरीके से में आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से कर लेना। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 44। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 45 हो तो पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पे देखो 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 में है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 45 है। देखो वैसे तो इनका जोड़ कितना बन रहा है 5, औसत में 5 बन रहा है ना, सॉरी जब हमारा जो अनुपात दे रखा है अनुपात का जोड़ कितना है 5, अनुपात का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 की वैल्यू कितनी है 45। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 45/5 गुणा 2, ठीक है, 5 निम्मे 45। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18। अब क्या निकालना है हमें, पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना होगा। तो देखो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पे दूसरी वैल्यू कितनी है 2 अनुपात में दूसरी का कितना 36, तो दोनों का जोड़ कितना 4
और 54, ठीक है, बटा 2, तो कितना आ जाएगा 27। तो दोनों का औसत कितना आ जाएगा, पहली और दूसरी संख्या का 27। कौन से ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में है। ठीक, एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल में 2 बसें 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे बसें मिलती हैं। यहाँ पे देखो 2 टर्मिनल है, यहाँ से कोई एक बस चली है जो 8 मिनट के अंतराल में चली है, इधर से कोई एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल हमें नहीं दे रखी। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बस की चाल दे दी हमें। चाल क्या दे दी बस की, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से मान लो 2 बसें चली हैं, कितनी मिनट के अंतराल में, अंतराल क्या दे दिया हमें, 8 मिनट। अंतराल कितना है, 8 मिनट का अंतराल दे दिया। ठीक है, अब क्या बोला है कि कोई एक साइकिल से इधर व्यक्ति आ रहा है। वैसे तो जब वो बसें आ रही हैं तो 8-8 मिनट के अंतराल में आ रही हैं, लेकिन वो कोई एक ऐसी दूरी पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया मान लो, तो उसको क्या हुआ कि उसको लगा कि जो बसें आई हैं वो 6 मिनट के अंतराल में आई हैं। ठीक है, मान लो उसको कोई एक बस यहाँ मिली, ठीक है, दूसरी बस यहाँ से 8 मिनट के बाद में चलनी थी, लेकिन वो यहाँ तक कितनी मिनट में आ गया, 6 मिनट में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसको क्या दिखी है, कोई दूसरी बस दिखी है 6 मिनट बाद। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस उस जो उसने साइकिल वाले ने है कितनी देर में तय करी, 6 मिनट में। और बस यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस थी वो कितनी देर में तय कर देती, सिर्फ 2 मिनट में तय कर देती, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगता, 2 मिनट का, क्योंकि 6 मिनट तो उसको यहाँ तक लगे ही लगे हैं। लेकिन साइकिल वाले को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग गया, 6 मिनट का समय लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइकिल, साइकिल और बस, साइकिल और बस, तो बस को कितना टाइम लगता, बस को लग रहे हैं 6 मिनट ना, सॉरी, बस को लगते 2 मिनट, साइकिल वाले को कितना समय लगा, 6 मिनट। अनुपात में वैल्यू कितनी, 1:3:1। ये तो आ गया समय का अनुपात। समय के अनुपात को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल का अनुपात आ जाएगा। तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3। अब देखो 3 अनुपात के बदले हमें चाल दे रखी है, 1:3 में आई दोनों की चाल, और 3 अनुपात के बदले चाल हमें क्या दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 3 अनुपात के बदले चाल कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। और साइकिल वाले की चाल का अनुपात कितना है, 1, तो 1 के बदले चाल कितनी, 30/3 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में बस 2 मिनट में तय करती, साइकिल वाले ने 6 मिनट में तय करी है। ठीक है, यहाँ से जब वो चला और यहाँ तक जब आया तो बस तो चल पड़ी 6 मिनट तक, है ना, क्योंकि उसको क्या लगा है, 6 मिनट बाद बस मिली है। और यहाँ तक साइकिल वाला कितनी देर में आया, 6 मिनट में। बस वाला सिर्फ ये वाली डिस्टेंस 2 मिनट में तय कर देता है ना, क्योंकि यहाँ तक आता तो उसको 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोनों की चाल का अनुपात, और 1:3 अनुपात की वैल्यू हमें दे रखी है क्योंकि बस की चाल हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमारे बस की उसकी साइकिल की चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण देने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ देता है। यहाँ पे देखो, ये हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला सवाल है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग सिर्फ इतना ही चलता है कि जो हमें दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो हमारा दिमाग कितना चलेगा, हमारा इतना ही दिमाग चलेगा कि हमें साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज की दर या जो भी हमसे पूछा है वो निकालना है। ठीक है, लेकिन देखो आगे उसने क्या दे दिया, क्या चालाकी करी यहाँ पे कि जो राशि है उसका हर 6 महीने में गणना करके जो ब्याज है वो मूलधन में जोड़ दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है, यही तो होता है कि जो 6 महीने में, 12 महीने में जब भी हम हिसाब करें और जो ब्याज हमारा बने वो मूलधन में जुड़ जाए और वापस वही हमारा मूलधन बन जाए। जो मिश्र धन होता है वही अगले वर्ष हमारा मूलधन का काम करे, और सेम यहाँ पे वही दे दिया, क्या, मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ देता है। तो यदि वह 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। यहाँ पे देखो हर 6 महीने में, 6 महीने में कर रहा है वो, ठीक है, हर 6 महीने में हिसाब हो रहा है, तो दर का क्या हो जाएगा, आधा, दर आधी हो जाएगी। तो दर कितनी दे रखी है, 20%, तो दर कितनी होगी, 10%। ठीक है, तो पहले 6 महीने में तो वह 10% ही लेगा,
लेकिन अगले बार में क्या किया उसने, 10% ये अपने मूलधन में जोड़ दिया। तो अब मान लो उसका मूलधन 100% था, उसका 10% उसने ब्याज ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या चालाकी करी है, ये जो 10% ब्याज बना था इसको मूलधन में जोड़ दिया। अगर इसको मूलधन में जोड़ दिया तो अब उसका मूलधन कितना हो गया, 110। और नेक्स्ट जो सेकंड हाफ है एक साल का, उसमें क्या लेगा, 10% तो ब्याज उसको लेना ही है ना। तो इस 110% का वो 10% लेगा, तो इसका 10% निकालेंगे तो हमारा कितना बनता है, 11% बनता है, ठीक है। तो 10% ब्याज तो हो गया ये, और 11% ब्याज हो गया ये, तो टोटल उसको कितना ब्याज मिलेगा एक साल का, 21% मिलेगा। वो दावा कर रहे हैं कि उसको 20% लेना है कि, लेकिन एक्चुअल में वह 21% ब्याज कमा रहा है, साधारण ब्याज के नाम पे भी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। देखो ए है और बी है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक, यानी कि बी की अगर 100 है तो ए की कितनी है, 150, ठीक है। यदि ए की आय में 30% की वृद्धि होती है, ए की आय में 30%, तो 150 में 30% की वृद्धि है ना, बटे 100, तो कितनी वृद्धि हुई है, 45 की। नेक्स्ट क्या बोला है, बी की आय में 40% की वृद्धि, तो 100 का 40 तो 40 ही होता है, तो 40% की वृद्धि होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, देखो टोटल दोनों की आय में टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 45 यहाँ पे और 40 यहाँ पे, 85 की वृद्धि हुई है। और दोनों की आय थी कितनी, 150 और 100, 250 गुणा 100, ठीक है। एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई, 5 से 5 पे कट गया, 5 से 2 पे कट गया, 5 से कट गया 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 17 दूनी 34% की उनको जो कंबाइंड जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 34% की। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का, यहाँ पे देखो कुल मतों का नहीं है, कुल मान्य मतों का है, 80% प्राप्त किया। यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत हैं तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं। यहाँ पे देखो 1,40,000 हैं टोटल मत, ठीक है, 1,40,000, लेकिन इसमें से क्या है कि 18% मत तो अमान्य है, 18% मत अमान्य हैं, तो कितने 82% मत मान्य हैं। इस 82% में से 80% तो जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कुल मान्य मतों का उसको 80% मिला है, ठीक है। ये गलती मत करना कि कुल मत का 80% उसको दिलवा दो और 2% निकाल दो इसका, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे जो आप गलती कर सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है, मान्य मतों का 80% प्राप्त कर रहा है, तो 82 का 80% तो वो प्राप्त कर रहा है, तो कितना मत है जो वो प्राप्त नहीं कर रहा, तो जो उसके खिलाफ डले हैं, हमने मान्य मतों को थोड़ी ना निकालना है, जो उसने प्राप्त किए वो भी नहीं निकालने हैं, हमने क्या निकालना है, ए के विरुद्ध डाले गए मत निकालने हैं। तो 82% का 20% मत ऐसे हैं जो उसके विरुद्ध डाले गए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। तो इसका किसका निकाल देंगे हम, 82% बटे 5 किसका, 1,40,000 का, क्योंकि हमने तो इसका निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे कुल मत कितने हैं, 1,40,000 मत हैं, ठीक है। तो अब इसका 1,40,000 का, सॉरी 1,40,000 का पहले तो मान लो निकालेंगे 82%, है ना, इस 82% का भी निकालना है हमें 20%, ठीक है। जो इसके 20% मत ऐसे हैं जो हमने इसके विरुद्ध डाले गए हैं, किसके, नए इसके ए के विरुद्ध डाले गए हैं, क्योंकि 82% तो टोटल मत थे जो मान्य मत हैं, और उसमें से सिर्फ 20% मत ऐसे हैं जो इसके खिलाफ डाले गए हैं। 2 जीरो से देखो यहाँ पे 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो 28 गुणा 82, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, तो 22,960, ठीक है। 22,960 मत ऐसे हैं जो ए के विरुद्ध डाले गए हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखो अनुपात और समानुपात वाला हमारा सेकंड सवाल दे दिया, ठीक है। देखो अनुपात और समानुपात से 2 सवाल आ गए।
यदि 1.2 अनुपात y समानुपात 4.8 अनुपात 7.2 है तो y का मान ज्ञात करो। तो हम सबको पता है कि इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा, तो 4.8 गुणा y बराबर है 1.2 गुणा 7.2। ठीक है, तो इन दोनों सबका पॉइंट हटाएंगे तो सबके नीचे कर देंगे 10। ठीक है, 1 10 से हमारा 1 10 कट गया, 12 से कट गया 12 चौके 48, 4 से कट गया 4 एकम 4 4 अठे 32, 9 से कट गया 5 पे। ठीक है, सॉरी 2 से कट गया 9/5, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9/5, क्या हो जाएगा 1.8। कौन से ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 570.24 रुपये में बेचता तो उसको लाभ कितने % का होता। तो अब यहाँ पे देखो 660 रुपये है वस्तु का अंकित मूल्य, छूट कितनी दी 20% की छूट दी, तो बेचा कितने में 80% में। ये वाला जो मूल्य है वो उस पर क्या हुआ है 10% का लाभ हुआ है, यानी क्रय मूल्य का कितना परसेंट है 110% है ना। तो क्या निकाल देंगे हम, अपना क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 11 छिक्के 66, तो कितना आ जाएगा 480 रुपये आ गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकाल लिया। अब बेचना कितने में है 570.24 में, यानी कि 90.24 ज़्यादा में, तो 90.24 480 का कितना परसेंट गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100, 100 से हमारा 100 कट गया, 480 से कितने पे चला जाएगा 1 पे जाएगा। ठीक है, भाग करके देख लेंगे, 9024 को भाग देंगे 480 से, 1 पे चला जाएगा 480, देखो 8 1 और 4 418, कितना उतारेंगे 4 उतारेंगे। देखो 7 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 7 और 8 के ही ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन है उन्हीं से ट्राई करेंगे, है ना। तो 7 से ट्राई करेंगे तो देखो 7 8 56, 5 7 चौके 28 और 5 कितना 33, और 8 से ट्राई करते हैं 480 को पहले 8 से और गुणा करके देखते हैं, क्या पता इसके नियर बाई हो। 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, देखो इससे नियर बाई ये हो गया, तो कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, और 8 का हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा 18.8, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 120 में से x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में से x% बढ़ने पर आता है, तो 210 का x% 80 के x माइनस 20% में से कितना अधिक है। देखो निकटतम हमें बताना है। एक चीज़ देखो यहाँ पे 120 का x% है ना, और किस में जोड़ना है हमें 120 में से ही घटाना है। या तो हम इसको करें इस तरीके से कि 120 में से 120 का x% घटाना है, तो 120 माइनस 120 का x% बराबर है 40 प्लस 40 का x%, है ना, यही हमें दिया है। तो अब देखो ये 40 को ले आते हैं इधर, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना, और इसको लेके आएंगे 40x/100 प्लस 120x/100, है ना, तो 80 बराबर है 100, दोनों का एलसीएम 40 और 120 कितना 160x, है ना, और देखो 80 से कट जाएगा 2 पे, तो 2x, तो x बराबर है कितना 100, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 50%। अब क्या निकालना है 210 का x%, तो 210 का x% यानी कि 210 का 50%, तो हमारा कितना हो गया 105। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 105। नेक्स्ट क्या दिया है कि 210 का x% 180 के x माइनस 20% से कितना परसेंट अधिक है, तो 180 का x माइनस 30 यानी कि 180 का 30%, है ना, तो 18 तिया 54, तो ये कितना आ गया 54। अब क्या करना है 210 का x%, तो इसकी वैल्यू कितनी 105, 105 54 से कितना अधिक 51 अधिक, इससे कंपेयर करना है। देखो इससे जो जिससे से लगा है, जिसके साथ से लगा है उसको नीचे लिखेंगे, तो इसके नीचे कितना है 54, तो 51/54 गुणा 100। देखो किसके नियर बाई है, लगभग हमारा 100%, है ना, तो
तो इसका 100 के नियर बाई क्या है 94%। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 94% हो जाएगा, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो 9 पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 94%, क्योंकि यहाँ पे निकटतम में हमें निकालना है। अगर हमसे पूरा निकलवाते, पॉइंटों में आंसर पूछते तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते, लेकिन ये दिख ही रहा है साफ साफ कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 94%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 12,000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 20,736 हो जाती है। यहाँ पे देखो 12,000 रुपये की कोई राशि है, 3 साल में कितनी हो जाती है 20,736 हो जाती है। हो जाती का मतलब है ये है मिश्र धन, और कितने साल में हो रही है 3 साल में हो रही है। जब 3 साल में हमें मिश्र धन दे रखा हो तो हम सबको पता है कि क्या करना है क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने से पहले क्या करेंगे, इसको 12 से काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 1000। इसको 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96। ठीक है, ये आ गया हमारा 1728। अब देखो अब क्या निकालना है हमें, कब निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट देखो 1000 का क्यूब रूट कितना है 10, 1728 हमारा किसका रूट क्यूब रूट सॉरी किसका क्यूब होता है 1728 12 का। ठीक है, 10 से राशि हो गई 12, तो देखो 2 बढ़ी कितने पे 10 पे गुणा 100, तो हमारी यहाँ से दर कितनी आ गई 20% आ गई हमारी यहाँ से दर। अब हमने क्या निकालना है, वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो एक चीज़ हमें पता है कि जो हमारा लास्ट मिश्र धन होता है वही नेक्स्ट ईयर हमारा मूलधन का काम करता है। ये आप सबको पता है, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। या तो सीधा कैसे करेंगे सब बच्चे कि हाँ हमारा मूलधन है 12,000 रुपये, दर आ गई हमारी 20%, समय है 4 साल, तो उस तरीके से निकालें। हम उस तरीके से निकालेंगे ही क्यों, हमारे पास 3 साल बाद का मिश्र धन है और यही मिश्र धन हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन का काम करेगा। जब ये वाला मूलधन है हमारे पास, दर है हमारी 20%, तो सीधा ही हम इसका 120% निकाल देंगे, हमारी राशि आ जाएगी। तो देखो 736 का हम सीधा क्या निकाल देंगे 120%। ठीक है, 120% निकाल देंगे, 0 से हमारा 0 कट गया। अब सीधी 12 से गुणा कर देंगे और 1 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24,832। ठीक है, तो ये हमारा बटे 10 पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 24,883.2। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को आपको बताना था वो यही चीज़ थी कि ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करके नहीं देखनी। जो ये मिश्र धन हमें दे रखा है 3 साल बाद का, अगर हमें से 4 साल का पूछा है तो यही वाला जो मिश्र धन है हमारा मूलधन का काम करेगा और हम इसी का सीधा 120% निकाल देंगे। ठीक है, इसका जो 120% आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। सिर्फ गुणा करके देखनी है और इस सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा आज की जो पेपर है उसका सबसे टफ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और खुद भी करके देखना कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर समझ में नहीं आए तो मैं जैसे करवा रही हूँ वैसे देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है। 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा हुआ है। कोई एक टैंक है हमारा, इसको हमने भरना है। ठीक है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी दे रखे हो। देखो कितना पानी उठाना है हमने, चौड़ाई भी दे रखे है। इसको हम एक पाइप से भर रहे हैं। ठीक है, ये पाइप का क्या है बेलनाकार आकार है, जिसकी हमने व्यास दे रखा है। तो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या हमने निकाल लेनी है। तो सबसे पहले देखो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास हमें दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हमें दे दिया बेलन का व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम सबको पता है कि जो भी हमारा पानी गिरेगा वो बेलन का आयतन गिरेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर हमने निकाल लिया कितना 7, तो 7 गुणा 7। अब हमें चाहिए एच। अब एच हमारा यहाँ पे क्या होगा, एच जो हमें ये पाइप के पानी की स्पीड दे रखी है ये होगी। अब यहाँ पे देखो ये तो हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी और व्यास क्या दे रखा है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, 5 किलोमीटर को हमने बदलना है सेंटीमीटर में। तो देखो किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 0 गुणा,
फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा और, तो कुल कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 के आगे 5 जीरो आ जाएंगी। तो ये वाला हमारा कुल आयतन आ गया, जो भी पाइप से पानी गिर रहा है पर आवर में, ये वाला आयतन आ गया हमारा पर आवर में कितना पानी गिर रहा है पाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि पाइप से पानी गिरने का आयतन कैसे निकलता है। जो हमारी स्पीड दे रखी है उसको हम पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हम उस स्पीड को रखेंगे। ठीक है, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, सेंटीमीटर में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये समय सेंटीमीटर में दे रखा था, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में निकाल लिया। नेक्स्ट देखो, ये तो आ गई हमारी पानी की स्पीड, हमने पर आवर कितना पानी गिर रहा है वो निकाल लिया। नेक्स्ट क्या काम क्या है हमारा, टैंक का हमने आयतन निकालना है। तो टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी, आयतन यानी कि, ठीक है, टैंक का आयतन हमारा क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारी कितनी है 50 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगी, है ना। चौड़ाई कितनी 44 मीटर, तो इसको भी मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगी, गुणा ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं। ये आ गया हमारा टोटल पानी जो हमने भरना है, और इसमें 1 घंटे में पानी कितना भर रहा है ये, तो हमने घंटे ही निकालने हैं, तो 22 गुणा 7 गुणा 5 लाख। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, इससे हमारा समय आ जाएगा 22 दूनी 44 200। ठीक है, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 2 जीरो से हमारी कट गई 2 जीरो, सॉरी 1 जीरो और आएगा, 1 जीरो से हमारी ये 1 जीरो और कट गई, 5 से हमारा 5 कट गया, 7 तिया 21, ये 2 जीरो हमारी कट चुकी हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 6 घंटे आगे हमारे यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुणा कर बताने को कहा गया, लेकिन उसने उसे 6/5 गुणा कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। मान लो वह संख्या x है, उसको क्या करना था 5/6 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, इस संख्या को 6/5 से गुणा कर दिया। 6/5 से गुणा कर दिया तो देखो कितना ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे इस संख्या में से ये संख्या घटाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी दे दी 561, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू से 561 अधिक है। यही दे रखा है हमें कि जब उसको 5/6 से गुणा करने की बजाय 6/5 से गुणा कर दिया तो जो सही उत्तर से कितना अधिक आया 561 अधिक आया। तो अब यहाँ पे देखो x की गुणा 5/6 बराबर है कितना 561, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6x/5 माइनस 5x/6, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 6 6 36x माइनस 25x, है ना, 6 5 30 25x बराबर है कितना 561। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11x/30 बराबर है कितना 561, 11 से कट जाएगा, 11 5 55, 11 एकम 11, तो x की वैल्यू क्या आएगी 51 गुणा 30, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 1530 आ गई हमारी x की वैल्यू, और x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, अकेले बी उसी काम को करने में कितने दिन का समय लेगा। यहाँ पे देखो ए और बी की कार्य क्षमता भी हमें दे रखी है और ए के समय भी दे रखा है। क्यों, यहाँ पे देखो बी ए से 50% अधिक कुशल है। अगर मान लो ए 100% कैपेसिटी से काम करता है तो बी किस कैपेसिटी से काम करता है 150% की कैपेसिटी से, क्योंकि यहाँ पे देखो बी की कैपेसिटी कितनी है 50% अधिक है, तो दोनों की कैपेसिटी का अनुपात कितना आ गया 2:3। अब ए 2 की कैपेसिटी से कोई काम 18 दिन में करता है, तो कुल काम कितना 2 गुणा 18, किसको करना है बी अकेले को करना है, तो बी की कैपेसिटी कितनी 3, तो 3 की कैपेसिटी से कितने दिन में काम कर देगा 12 दिन में काम कर देगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई 9 अंकों की संख्या 785x 3678y 72 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो 72 से कोई संख्या विभाज्य है, तो 72 से विजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो कोई संख्या अगर 72 से विभाजित है तो वह 8 और 9 से विभाजित होनी
चाहिए, है ना। तो 8 से विजिबिलिटी का रूल भी फॉलो होना चाहिए और 9 से विजिबिलिटी का भी डिविजिबिलिटी का भी रूल फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 8 का तो रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स हैं जो 8 से पूरा पूरा भाग जाने चाहिए। तो इसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं कौन कौन से हैं, 7, 8 और y। तो सबसे ऐसी संख्या कौन सी है जो 8 से भाग जाए पूरी पूरी, तो देखो 7, 8 निम्मे 72, 6। अब देखो क्या संख्या निकालें कि हमारा 8 से पूरा पूरा भाग जाए, 4 लेना पड़ेगा, है ना, जब तो 8 8 64, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या रख ली, 4 रख ली, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आ गई 4। नेक्स्ट क्या है, अब हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, विभाजकता का नियम क्या होता है 9 से, कि जो इनके अंकों का जोड़ है वो 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो अब अंकों का जोड़ और करके देख लेते हैं, 7, 8, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44 और 4 कितना 48। तो 48 तो हमारा पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, है ना। तो 9 छिक्के 54, 48 से ठीक ज्यादा कौन सी संख्या है, 54। देखो 9 चौके 36, 9 पंजे 45, तो 45 तो हो गया कम 48 से, है ना, घटा की संख्या ले नहीं सकते, पॉजिटिव पावर ही लेंगे। तो 9 छिक्के 54, तो 54 48 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब क्या निकालना है, 3x माइनस 4y। तो 3x कितना 18 माइनस 4y, 4 चुके 16, तो क्या आ गया 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।